नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये KVS TGT WE का ही पेपर है। एक साथ इतने सारे क्वेश्चंस नहीं समझा सकती क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं उसमें, तो लेंदी हो जाता है वीडियो। जैसे नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट शोन बिलो। देखिए, इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं कि ये जो वोल्टेज सोर्स आपको दिख रहा है इसको हम करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये वोल्टेज सोर्स भी करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये I1 जो हो जाएगा 140/2 70 एम्पियर होगा और यहाँ पे जो I2 होगा ये 70/1 70 एम्पियर होगा, राइट। तो यहाँ पे जब हम ये डायग्राम इसका बनाएंगे तो कैसे आ जाएगा, ये करंट हो गई 70 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पे इधर इसका जो है 2 ओम इसका रेजिस्टेंस हो गया और फिर यहाँ पे अगेन 70 एम्पियर करंट हो गया और यहाँ पे ये 4 ओम रेजिस्टेंस हो गया। फिर उसके बाद अगेन ये 70 एम्पियर करंट हो गया और यहाँ पे हमने इसका जो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन किया था, सॉरी वोल्टेज टू करंट ट्रांसफॉर्मेशन, ये 1 ओम हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको नेट उसमें कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि अब देखिए सम ऑफ दी करंट्स जो है जो एंटर कर रही है 70 + 70 + 70 इट इज हाउ मच 210 एम्पियर। तो ये जो है 210 एम्पियर होगी। अब यहाँ इसके पैरेलल में 3 रेजिस्टेंसेस हो जाएंगे। तो जैसे 2 ओम 4 ओम है, अगर देखा जाए मैं यहाँ पे ये जो 4 ओम है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट। तो 4 ओम हम एज इट इज रहने देंगे, ये जो 4 ओम है ये हम एज इट इज रहने देंगे और यहाँ पे करंट आई फ्लो करवाएंगे। अब ये जो 2 और 1 है ये पैरेलल में हो जाएंगे, तो यानी कि जो RT हो जाएगा वो 2 पैरेलल टू 1 2 × 1/2 + 1 3 ओम हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो होगी इसको हम लिखेंगे 2/3 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो जो करंट डिवाइडर रूल होगा वो कैसे हो जाएगा, जो I 4 ओम के थ्रू बहेगा 210 × 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3 + 4, राइट। तो ये वैल्यू 210 × 2/3 × 2 + 4 6/3 एंड 3 नहीं सॉरी 2 + 12 14/3 आएगा ना। ये 3 LCM होगा तो 2 + हाँ 12 + 2 14/3, तो ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, ये 210 × 2/14 2 7 जा 14 7 3 जा 21 30। तो ये वैल्यू यहाँ पे 30 एम्पियर आएगी। तो आपका आंसर क्या हो गया, 30 एम्पियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वोल्टेज एंड करंट वेव फॉर्म्स फॉर एन एलिमेंट आर शोन इन द फिगर, द सर्किट एलिमेंट इन इट्स वैल्यू आर। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखें फ्रॉम द अबव डायग्राम वी कैन ऑब्जर्व कि ये जो वोल्टेज VT है ये क्या है, इट इज अ लीनियर लाइन, ये केवल एक लाइन है, ओके। इट इज अ लीनियर लाइन विद अ स्लोप 1, इट इज अ लीनियर लाइन जिसका स्लोप क्या है आपका 4/4 = 1, राइट। तो यहाँ पे जो आपका VT है उसकी वैल्यू तो T है 1T और जो IT है उसकी वैल्यू क्या है 2 एम्पियर। सो वी नो दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ द रैम्प d/dt ऑफ RT वो UT होता है, राइट। तो यहाँ पे ये कौन सा फंक्शन है, ये रैम्प फंक्शन है। इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये स्क्वायर वेव फंक्शन आएगा, स्टेप फंक्शन आएगा, ठीक है। तो करंट थ्रू द एलिमेंट इज ऑल्सो द डिफरेंशिएशन ऑफ वोल्टेज। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो क्या है, एलिमेंट है कैपेसिटर, बिकॉज I जो यहाँ पे हम इस ग्राफ में देख रहे हैं दिस इज इक्वल टू C dV/dt। तो यहाँ पे आप देखिए करंट की वैल्यू क्या है 2, C × dV/dt का स्लोप क्या है आपका, C की वैल्यू 4/4, तो ये 1 हो गया। तो C की वैल्यू 2/1 दैट मीन्स 2 फराड हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका कैपेसिटर एंड 2 फराड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if each of the values of RLC, ठीक है, of a series LCR circuit are half, the Q factor of the circuit is C। हमें क्या दिया है, एक सीरीज सर्किट दिया है, ठीक है, एंड यहाँ पे मान लीजिए कोई वोल्टेज सोर्स लगा है, तो ये R है, ये L है, ये C है। आपको मालूम है सीरीज LCR सर्किट में क्वालिटी फैक्टर होता है ω L/R
इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 1/r अंडर रूट एल बाई सी, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू होती है 1/√LC। जब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू रखोगे 1/√L इंटू सी एल बाय आर, फिर यहाँ पे अंडर रूट एल से ऊपर नीचे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल होगा, तो 1/r एंड यहाँ पे अंडर रूट एल, और नहीं, इसको आपको ओमेगा की वैल्यू जो होती है इसमें आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, थोड़ा मेरे से शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। अब इसमें जब क्यू डैश कब निकलेगा, जब सारी वैल्यूज आप हाफ कर दोगे, तो 1/r/2 इंटू ऑफ अंडर रूट L/2 बाय C/2, उसकी वैल्यू जो होगी यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे अगेन जब आप निकालोगे तो ये 1/r/2 इंटू अंडर रूट L/C, तो ये वैल्यू ट्वाइस बाय r अंडर रूट L/C, यानी कि ट्वाइस क्यू, यानी कि ये क्या हो गया, इट विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलईडी इज गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। क्यों? फॉर मेकिंग एन एलईडी अ डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर इज यूज्ड। डीबीजी यूज करते हैं। बैंड गैप को हम डायरेक्ट इसलिए बोलते हैं, इफ द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, जो मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, जो मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का, इट इज सेम इन बोथ द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, because momentum of electrons is same in both conduction band and valence band. So an electron can directly emit a photon. लेकिन इनडायरेक्ट में फोटोन कैन नॉट बी एमिटेड, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो होता है इनडायरेक्ट गैप में, इट मस्ट पास थ्रू एन इंटरमीडिएट स्टेट एंड ट्रांसफर मोमेंटम टू द क्रिस्टल लैटिस। और हम ये कहेंगे जो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होता है, इट इज वन इन विच द मैक्सिमम एनर्जी लेवल ऑफ द वैलेंस बैंड, जो मैक्सिमम एनर्जी लेवल होता है वैलेंस बैंड में, ठीक है, इट अलाइंस विद द मिनिमम एनर्जी लेवल, इट अलाइंस विद द मिनिमम एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम, राइट। ये होता है आपके साथ, या आपने डायग्राम भी पढ़ा होगा डायरेक्ट बैंड गैप में, ये होता है कंडक्शन बैंड, ये होता है वैलेंस बैंड। तो यहाँ से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाते हैं, फिर यहाँ से एक फोटोन निकलता है। तो इन केस ये अभी मैं इतना ज़्यादा नहीं बताऊंगी, तो इसीलिए एफिशिएंसी फैक्टर डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर की मच मोर होती है, इसकी एफिशिएंसी मच मोर होती है देन इनडायरेक्ट बैंड गैप एफिशिएंसी फैक्टर, ठीक है। एंड दिस इज द रीजन वाई डीबीजी सेमीकंडक्टर्स आर ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर आईबीजी फॉर मेकिंग ऑप्टिकल सोर्सेज, इसीलिए हम इसमें ऑप्टिकल सोर्सेज एलईडी को डीबीजी सेमीकंडक्टर से बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए GSP एक डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल है, दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट प्रेफर्ड मटेरियल फॉर फैब्रिकेशन ऑफ एलईडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अप्रॉक्सीमेट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट शोन बिलो इज। एक्चुअली डायग्राम ही शायद सही नहीं बना क्या, एक्चुअली फोटो आने में थोड़ा टाइम लगता है इसमें, ठीक है, एक मिनट रुकिए। एनीवे ये है ना, ये मैं बता देती हूँ। ये इसमें पहले तो ये बताना है कि ये सर्किट कौन सा है, ठीक है। ये जो सर्किट आप देख रहे हैं, ठीक है, ये अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का सर्किट है, क्योंकि यहाँ पे अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स में क्या होता है कि जैसे ये एक R1 हो गया, एक R2 हो गया, फिर यहाँ एक R3 हो गया, ये R4 हो गया, फिर यहाँ एक C1 हो गया, एक C2 हो गया, फिर यहाँ पे आपके दो ट्रांजिस्टर्स हो गए, ठीक है, जो भी हैं अभी इसने तो कुछ इस तरह से बनाया है। तो दीज, ये जो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स होते हैं, जो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स होते हैं, they have no stable state, that is the multi vibrators in which the output continuously oscillates, जिसमें आउटपुट कंटिन्यूसली ऑसिलेट करता है बिटवीन टू परमिसिबल स्टेट्स, ठीक है। एज अ रिजल्ट दे प्रोड्यूस स्क्वायर वेव एट देयर आउटपुट एंड आर रिगार्डेड टू बी फ्री रनिंग। अब देखिए, अभी इतना ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगी, इसका जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये अस्टेबल है, आपको डायग्राम याद होगा, 1/1.38 RC। अब आप इसमें वैल्यू रखिए 1/1.38 इंटू RC। अब आप इसमें देखिए हमें क्या करना है, R की वैल्यू कितनी दी है, 10 किलो ओम्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ C1 if the value of C1 is equal to C2 is equal to C, and also the value of base resistor जो है, R2 equals the value of base resistor R3, ठीक है।
इज इक्वल टू आर के इक्वल है कि ओम है ना, हाँ 10 किलो ओम है, पता नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा 1.38 इंटू, तो आर की वैल्यू कितनी होगी 10 इंटू 10 क्यू इंटू कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी 0.01 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, ये वैल्यू होगी, तो ये जब आप निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.246 किलो हर्ट्ज, आप ये निकाल लोगे। तो इसका ऑप्शन शायद मैंने डाला था वो आया नहीं है, तो ये है। तो आपको जो है डायग्राम पता होना चाहिए। ठीक है, डायग्राम के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता भी देती हूँ। इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनता है, जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया R1, यहाँ पे हो गया आपका R2, फिर यहाँ पे है आपका R3 और यहाँ पे है आपका R4। ठीक है, ये 4 रेजिस्टेंसेज हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, इधर C1 है और यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर है और ये NPN है और यहाँ पे इसको ऐसे 2 NPN ट्रांजिस्टर्स हैं, ये 0 वोल्ट है। तो ये जो है एक ट्रांजिस्टर आपका ये था, मान लीजिए T1 और ये ट्रांजिस्टर था T2, NPN था। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपकी C2, ठीक है, ये वैल्यू हो गई C1, ये वैल्यू हो गई C2 और ये पॉइंट है आपका यहाँ पे ये Q बार हो गया और ये है Q। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट एक ये वाला ऐसे देगा इन्वर्टेड, एक वाला ऐसे देगा, इस तरीके से देगा। तो यहाँ पे C1 इज इक्वल टू C2 एंड R2 इज इक्वल टू R3, राइट। और यहाँ पे जैसे आपने कोई सप्लाई दी, तो ये आपका अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का डायग्राम है, ये आपको याद होना चाहिए 1/1.38 RC। ठीक है, अगर बाई स्टेबल होता तो बाई स्टेबल में हम IC 555 से बना रहे हैं, तो उसमें जो होता है वो आपको देखना पड़ेगा कौन सा अस्टेबल, बाई स्टेबल, ठीक है, मोनोस्टेबल। तो ये हम आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है आपका, अ स्टेप इनपुट ऑफ 4 एम्पियर इज अप्लाइड टू एन एमीटर, द पॉइंटर स्विंग्स टू 4.18 एम्पियर एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट एट 4.02 एम्पियर, डिटरमिन द ओवरशूट ऑफ रीडिंग इन एम्पियर इन परसेंटेज ऑफ फाइनल रीडिंग। सी, पहली बात तो ओवरशूट किसको कहते हैं, ओवरशूट इज इवैल्यूएटेड एज द मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है, मैक्सिमम amount by which the moving system moves, by which moving system moves beyond the steady state position, beyond the steady state position. So overshoot जो है आपका, it is always calculated the maximum amount by which the moving system moves beyond the steady state position. When an input is applied to the instruments, जब भी आपने एमीटर तो देखा ही होगा लैब्स में, डिजिटल एमीटर जो होता है, तो ये एमीटर की ये पॉइंटर होता है ना, तो when an input is applied to the instrument, जब भी आप इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट पे इनपुट लगाते हो, the pointer does not immediately come to rest at its steady state. कुछ स्टेडी स्टेट में, स्थिर अवस्था में पॉइंटर कभी भी अपनी रेस्ट पोजीशन पे नहीं आएगा, बट गोज बियॉन्ड इट, या तो उससे बाहर जाएगा और इन अदर वर्ड ओवरशूट्स इट्स स्टडी पोजीशन। तो यहाँ पे एक तो ये आपको निकालना है ओवरशूट। दूसरा परसेंटेज एरर क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन estimated value and the actual value, difference between the estimated and actual value in comparison to the actual value, in comparison to the actual value. Percentage error is the difference between the estimated and the actual value than actual value in a comparison to the actual value. आपको इधर लिखना चाहिए, मतलब रेशियो ले रहे हैं ना, तो in comparison to the actual value and is expressed as a percentage. जैसे percentage error निकालनी है हमें, this is equal to t minus e by t into 100.
टी क्या है, ट्रू और एक्चुअल वैल्यू, एंड ई क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू। अब आप देखिए हमें ओवरशूट निकालना है। ओवरशूट कैसे निकलेगा, स्टेप इनपुट आपने जो भी लगाया है इसमें आप देखिए जो ओवरशूट है दिस इज इक्वल टू पॉइंटर स्विंग्स मैक्सिमम अमाउंट 4.18 माइनस फाइनली कम्स टू रेस्ट एट 4.02 4.02 कितनी वैल्यू आ गई 0.16 एम्पियर। फिर उसके बाद परसेंटेज ओवरशूट निकालनी है। तो परसेंटेज ओवरशूट के लिए आप इधर देखिए जो आपका परसेंटेज ओवरशूट होगा, ठीक है, वो वैल्यू कैसे निकलेगी, एक मिनट लेट मी चेंज द मार्कर, ये रिस्पॉन्ड नहीं करता है, रुकिए एक्चुअली मेरा माउस और ये ना कभी कभी ना ये बिल्कुल वो हो जाता है, हैंग हो जाता है, तो एनीवे कोई बात नहीं। तो आपकी वैल्यू कैसे हो जाएगी, जो आपने भी 4.18 माइनस 4.02 किया तो आपकी वैल्यू आई 0.16, राइट, आ गया, डिवाइडेड बाय 4.02 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, हम 4.02 को नियर अबाउट 4 ही ले लें, या जैसे हमने यहाँ से हटाया, अगर हम जो भी कर रहे हैं तो ये करीब ही आएगा 4, नियर अबाउट 4, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो ये कुछ 3.98% आएगा एग्जैक्ट, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमें निकालना है परसेंटेज एरर। इस केस में टी की वैल्यू, ट्रू वैल्यू कितनी दी हुई है 4 एम्पियर, ई एरर कितना आ रहा है 4.02 एम्पियर। देखिए ना इसमें क्या कह रहा है, फाइनली कम्स टू रेस्ट एट 4.02 एम्पियर, तो ये क्या है, आपकी एरर है, ठीक है। और ट्रू वैल्यू कितनी दी है इसमें, जो 4 एम्पियर दी है, करंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू जो हो जाएगी परसेंटेज एरर, वो होगी आपकी टी माइनस ई अपॉन ई, सॉरी टी माइनस टी अपॉन टी, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे इंटू 100, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 ट्रू वैल्यू कितनी थी इसमें, हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना, मॉड भी तो ले रहे हैं, तो 4.02 माइनस 4 अपॉन, हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 100, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 0.02 अपॉन 4 इंटू 100, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 2/4, तो 1/2 और ये 0.5%, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, इतनी वैल्यूज आ गई। तो अगर आपको देखो मैंने ये जो बताया है, स्टेप इनपुट ऑफ 4 एम्पियर, मैक्सिमम इनपुट आपने 4 एम्पियर लगाया, पॉइंटर सिंक्स टू 4.18 एंड फाइनली वो 4.02 पे आया, ओवरशूट तो 4.18 माइनस 4.02 पे निकलेगा, और फिर जो इसकी परसेंटेज वैल्यू होगी, जो आपका डिफरेंस वैल्यू आया, ठीक है, डिवाइड 0.16 डिवाइडेड बाय कितना लेंगे हम 4.02, जो रेस्ट पोजीशन पे आया, और फिर जो परसेंटेज ऑफ एरर होता है वो ट्रू वैल्यू माइनस एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, तो आप इतना अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन कराए हैं, एक क्वेश्चन और करा दें क्या, कोई बात नहीं, इसी बहाने थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगेगा। जैसे क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रांसकंडक्टेंस, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, इट विल हैव मैक्सिमम वैल्यू व्हेन VGS इज इक्वल टू VP, GM इज इक्वल टू डेल ID बाय डेल VGS एट कांस्टेंट VDS, ये वैल्यूज दी हुई है, अब हमें बताना है इसमें से कौन सा सही है। देखिए इस केस में जो आपका जेफेट होता है, मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ, देखिए GM होता है डेल ID बाय डेल VGS एट कांस्टेंट VDS, यही वैल्यू होती है, तो इसलिए स्टेटमेंट 2 आपका करेक्ट है, ये जो स्टेटमेंट आपका दिया ये करेक्ट है कि जो ट्रांसकंडक्टेंस का रेशियो है डेल ID बाय डेल VGS एट कांस्टेंट VDS है। अब यहाँ पे देखिए ID की वैल्यू है IDSS इंटू 1 माइनस VGS बाय VP का होल स्क्वायर, फिर जब हम इसमें निकालेंगे GM इज इक्वल टू डेल ID बाय डेल VGS, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी इसकी, ट्वाइस IDSS इंटू 1 माइनस VGS बाय VP इंटू यहाँ पे माइनस 1 बाय VP हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, GM इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस IDSS अपॉन VP इंटू 1 माइनस VGS बाय VP साइमन्स आएगा। तो GM की मैक्सिमम वैल्यू कब निकलेगी, जब VGS 0 होगा, व्हेन VGS इज 0, तो यानी कि GM की मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी
वो होगी माइनस ट्वाइस IDSS अपॉन VP। तो इसीलिए स्टेटमेंट जो है आपका इट विल हैव मैक्सिमम वैल्यू एंड VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि इस इक्वेशन में ये जो आपकी एक आप इसमें से मान सकते हैं कि एक आप इक्वेशन मान लो फर्स्ट, ठीक है, एक इक्वेशन मान लो सेकंड, एक इक्वेशन मान लो, सॉरी ये थर्ड इक्वेशन मैं इसको मान रही हूँ। जब इसको थर्ड इक्वेशन मानूंगी तो जब VGS की वैल्यू 0 होगी तभी तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी है, तो ये फोर्थ इक्वेशन होगी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, GM इज इक्वल टू, जो जगह नहीं है, GM इज इक्वल टू ये वैल्यू थी आपकी माइनस ट्वाइस IDSS बाय VP इंटू 1 माइनस VGS बाय VP। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम एक इस इक्वेशन से जो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस VGS बाय VP बाय इक्वेशन 2, ये निकाल सकते हैं। ये इस वाली इक्वेशन से 1 माइनस VGS बाय VP इज इक्वल टू अंडर रूट ID बाय IDSS निकाल सकते हैं। अब जब ये वैल्यू हम निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -2 IDSS बाय VP इंटू अंडर रूट ID बाय IDSS, इसकी वैल्यू -2 बाय VP। अब आप इसमें देखिए ये तो आपने निकाल लिया -2 IDSS बाय VP अंडर रूट ID बाय IDSS। अब -2 बाय VP, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम देखिए अंडर रूट IDSS है, ये आप इसको कैपिटल में लिखो या स्मॉल लिखो डजेंट मैटर, ये IDSS का अंडर रूट है, तो इसको हम अंडर रूट IDSS बाय अंडर रूट IDSS से मल्टीप्लाई करेंगे और इनटू यहाँ अंडर रूट ID तो दिया ही है, तो ये और ये कितना आएगा, ये IDSS ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी अंडर रूट IDSS। तो यानी कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा इसका, सॉरी 2 बाय मॉड VP इज पिंच ऑफ वोल्टेज अंडर रूट ID, एक्चुअली मेरा ये हैंग हो जाता है, ओके डजंट मैटर, 2 बाय VP IDSS। इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट 3 आपका जो दिया है कि GM इज इक्वल टू ट्वाइस माई मॉड VP अंडर, ये तो गलत ही है ना, ये तो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या आना चाहिए था, न्यूमरेटर में ID आना चाहिए था, राइट, तो इसीलिए ये गलत है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन सही है सेकंड VGS, ये भी गलत है फर्स्ट ऑप्शन, इट विल हैव मैक्सिमम वैल्यू व्हेन VGS इज इक्वल टू VP, ये भी गलत है, क्योंकि जब तभी तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मैंने आपको बताया भी है इस फॉर्मूले से कि VGS जब 0 होगा तभी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो आंसर में आपका केवल सेकंड एंड फोर्थ ही करेक्ट होगा। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके, थैंक यू।